हेलो फ्रेंड्स, भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। हालांकि चैप्टर 6 तक आपको हमने कंप्लीट करा चुका था, तो आज का चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ चैप्टर 7 में भारत की मिट्टियों के बारे में, तो उसको ध्यानपूर्वक सुने और अच्छे से प्रॉपर वे में समझें। अब चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल समझना कि ये देखो उत्तर का पर्वतमाला है, ठीक। तो उसके जस्ट नीचे क्या है, आपको मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र में हम पढ़ेंगे मिट्टियाँ के बारे में, और पठार के जो पठार सब है उन सब में मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो पर्वतमाला हो गया। तो अब मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, चैप्टर 7 में प्रॉपर हम भारत की मिट्टियाँ के बारे में समझेंगे। भारत की मिट्टियाँ किस तरह से होती है और कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सी मिट्टी में कौन सी विशेषताएं होती है, ये सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो यहाँ पे भारतीय कृषि देखो यहाँ पे अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखो मिट्टी को अलग अलग भागों में बांटा, उसकी विशेषताओं और उसकी खूबियों और उनकी कमियों के अनुसार। वो किसने बांटा? भारत, यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे समझना, भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको कहा जाएगा किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाएगा तो कि जो भारत का मिट्टियाँ है उसे कौन से अनुसंधान उसे बांटा गया है, कौन से अनुसंधान ने उसे कितने वर्गों में बांटा है। तो भारत की कृषि अनुसंधान जो है अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया। जैसा पहला समझना जलोढ़ मिट्टी, दूसरा हो जाएगा काली मिट्टी, ये जो बेसाल्ट जो जिसे हम कहते हैं पठार से पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो, और उसके बाद आ जाएगी पीली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी, पर्वत के ऊपर जो मिट्टी होता है उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, जहाँ की भूमि मरी हुई होती है, एक तरह से समझो पेड़ पौधा वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, और इन बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड पेड़ पौधा है, तो जो अपना जो है उस नेचर के अनुकूल ढाल चुका है उसके अनुसार, तो वो पेड़ पौधा वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा मरुस्थलीय भूमि में। होता क्या है कि आप एक चीज समझना, एक कॉम्बिनेशन होता है 369 का, 369। अब यहाँ पे एक चीज समझो, 36 जो है यहाँ पे हर चीज 9 को हम नेचर से किस प्रकार कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हम नेचर से कनेक्टेड है। कैसे? क्या है कि नॉर्मल देखो, एक चीज समझना, जो हम आपको समझाने हेतु आपको साइंस में भी घुसाएंगे और बहुत सी चीज़ों को समझाने के लिए उसका एग्जांपल देंगे आप, ताकि विजुअलाइज कर सको, आपको पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा हो। अब एक चीज़ समझना कि जो इंसान होते हैं उसका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखो कितना, 72 बार। तो अब 7 + 2 अगर करो तो आपको मिलेगा 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझ, आपने एक चीज समझा। अब देखो हमारा पृथ्वी जो है एक तरह से सूर्य का चक्कर काटता है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे सन है, एक तरह से मैं आपको ये चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन है, तो हमारा पृथ्वी क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है। तो एक तरह से चक्कर जब लगाता है तो कितना डिग्री पे लगाता है कि कोई भी सर्कुलर, जितने भी सर्कुलर पास होता है, कितने डिग्री पे चक्कर लगाता है? 360 डिग्री पे। कितना? 360 डिग्री पे। और देखो, आप देखो हर डिग्री पे, जैसे कि यहाँ पे आता है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 90। यहाँ पे भी 90 जो हुआ, अगर 9 + 0 करोगे तो आखिर में आपको 9 मिलेगा। तो 360 डिग्री जो हुआ, यहाँ पे आप 3 + 6 + 0 करोगे तो आपको अंत में देखने को 9 मिलेगा। अगर आप इस तरह से देखते हो तो आप ये पाओगे कि 1 मिनट में आदमी कितने बार सांस लेता है। तो 1 मिनट में आदमी 18 बार सांस लेता है। कितना? 18 बार। तो 1 + 8 करोगे तो आपको देखने को 9 मिलेगा। तो इससे हमको ये पता चलता है हम नेचर से किसी न किसी रूप में किसी तरह कनेक्टेड है, और इससे ये पता चलता है कि इसी कारण हम लोग जीवित हैं। अब देखो अगला टॉपिक समझते हैं। तो ये हो गया आपको बताने के बाद। उसके बाद देखो 8वां है पीट या जैविक मिट्टी, और
ये आठवां हमने मिट्टी को क्लासिफाइड किया, कितने प्रकार के कितने वर्गों में मिट्टी को बांटा गया, तो 8 वर्गों में मिट्टी को बांटा गया, जैसे कि हम आपको बताया। पहला टाइप आज समझते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो चलो जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझो यहाँ पे। अब देखो जलोढ़ मिट्टी का जो उत्पत्ति हुआ है, इस मिट्टी का निर्माण जो है हिमालय से निकलने वाली मुख्य रूप से 3 बड़ी नदियों। अब देखो आपको कहा जाएगा जलोढ़ नाम से आप क्या समझते हो? जल से इसका कुछ रिश्ता है। तो जल से रिश्ता यानी कि जल कहाँ पे होता है? तो नदियों में होता है, समुद्र में होता है। तो समुद्र का रहने दो, तो नदियों में जल होता है। तो अब देखो इस मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली मुख्य रूप से 3 बड़ी नदियाँ, जैसे कि सतलज हो गया, गंगा हो गया एवं ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियों द्वारा कांप मिट्टी लाई जाने और उत्तरी मैदान में जमा किए जाने से हुआ है। और यह एक अक्षेत्रीय मिट्टी दूर प्रदेश से बहा कर लाई गई महीन कणों से, आप कह सकते हो महीन कणों से, महीन कणों से बनी हो, जैसा कि जलोढ़ एवं लोएस मिट्टी है। तो इसकी अब यहाँ पे जो समझा आपने, जितना समझा बस ठीक है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ अपने अनुसार, तो आप भी अपने अनुसार समझना अगर समझ सको तो। अब देखो जलोढ़ मिट्टी जो है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बड़ी नदियाँ जो होती है, जैसे कि पहला होगी आपको सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये तीनों नदियों की सहायता से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे होता क्या है कि जब नदियाँ बहती है तो अपने साथ साथ मिट्टी को भी लेके, जैसे कि पहाड़ से मिट्टी को खरोच के एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी को लेते हुए मतलब मिट्टी को मिक्सअप करके एक तरह से, और मिट्टी का साइज बड़ा, जैसे पहले की मिट्टी का अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसको महीन कर करके कहीं एक जगह इकट्ठा करता है, जमा करता है। तो और इसी तरह कर करके वो अपने इस तरफ कभी उस तरफ, मतलब जलोढ़ मिट्टी का मैदानी भागों में ला देता है, जहाँ पे वहाँ पर अगर कुछ लगाने से पेड़ पौधा जो भी हम लगाते हैं तो उसका ज़्यादा निर्माण होता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण इस तरह से हुआ। अब जलोढ़ मिट्टी का जो विशेषताएं होती है वो देख लेते हैं। और जलोढ़ एवं लोएस मिट्टी है, ये क्या है? जलोढ़ या लोएस मिट्टी भी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अब देखो कणों के आकार एवं वायु के आधार पर इस मिट्टी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखो मिट्टी का कणों एवं वायु के आधार पर 2 भागों में मिट्टी को विभाजित किया जाता है। पहला देखना खादर नवीन जलोढ़ या जो है प्रतिवर्ष जमा होने वाली नदी के अधिक नजदीक मिट्टी तथा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अब देखो खादर मिट्टी जो होता है, तो इसमें आपको देखने से नदी के जो बगल में जो खेत होते हैं, जो भूमि होते हैं, वहाँ पे जो भूमि होता है वहाँ का नदी के बगल का भूमि, जैसे गंगा नदी के या ब्रह्मपुत्र नदी के बगल के जो भूमि है, वहाँ की नदी के बगल का जो भूमि है या खेत है, वहाँ का मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, वहाँ बहुत फसल उपजते हैं। तो एज इट इज यहाँ तक हमने आपको समझाया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे समझो बांगर के बारे में। बांगर के बारे में यहाँ पे समझो। तो पहला टॉपिक हमने समझा यहाँ पे हमने जो मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब अगला टॉपिक समझते हैं, उसी में से बांगर मिट्टी के बारे में समझते हैं। तो अब देखो उसी का पार्ट है ये। तो चलो बांगर मिट्टी के बारे में समझो। तो बांगर हुआ क्या? बांगर मिट्टी किस में आता है? वो जलोढ़ मिट्टी, लोएस मिट्टी जिसे कहते हैं, उसी का हमने कहा कि 2 भागों में उसे बांटा गया है। तो एक कण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक जो नदी के बगल में रहते हैं उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एक होता है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी देखो, यह प्राचीन जलोढ़, यह पहले कहीं पे था, मतलब कि ये पहले जलोढ़ मिट्टी था, ठीक। अब वहाँ पे नदी नहीं है, वो कट के दूसरा साइड ले लिया, बहुत अब दूसरा जगह पे है, तो उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। जैसे प्राचीन जलोढ़ या पहले से जमा की गई मिट्टी है जो खादर से कम उपजाऊ होती है। ये खादर से कम उपजाऊ होती है, जैसे कि हम लोग का जैसे खेत में जाएंगे, तो इस बेसिस पे अगर देखो तो इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो बांगर मिट्टी में, इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजनी तत्व एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनी तत्व एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है इन मिट्टियों में, जो बांगर मिट्टी होते हैं। अब शुष्क प्रदेशों में इसमें क्षारीय अंश अधिक होता है। अब देखो यहाँ पे शुष्क प्रदेशों में इसमें क्षारीय अंश अधिक होता है। अब देखो क्षेत्रफल एवं विवरण। अब इसका क्षेत्रफल विवरण देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखोगे आप, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है और इसका विस्तार उत्तर के विशाल मैदान, पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान तथा राजस्थान में एक संकरी पट्टी एवं इसके अलावा नदियों की घाटियों एवं डेल्टाई भाग में भी यही मिट्टी पाई जाती है। एज इट इज, यहाँ तक हमने आपको समझाया, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ बहुत स्टूडेंट आप बांगड़ मिट्टी को उन 8 मिट्टियों के जो टाइप है उसमें खोजने लगेंगे कि ये मिट्टी कौन से है। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो हमने आपको जलोढ़ मिट्टी बताया उसी का एक पार्ट है बांगड़ मिट्टी, यानी पार्ट पहला मिट्टी का पार्ट ही 2 पार्ट था, एक था जलोढ़ मिट्टी, एक था बांगड़ मिट्टी। अब आपको समझ में आ गया, आई होप ये आपको समझा दिया हमने। अब देखो दूसरा, काली मिट्टी के बारे में समझा देता हूं आपको। ये मिट्टियां जो है ज्वालामुखी के दरारी उद्देदन से निकले पेठिक लावा के जम जाने से बनती है। इसका निर्माण जो है अब देखो बेसाल्टिक लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। अतः ये चिकनी लावा प्रधान एवं उपजाऊ मिट्टी है। ये चिकनी लावा प्रधान एवं उपजाऊ मिट्टी है। तो आपने आई होप ये आपको हमने समझाया। अब देखो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट घनी एवं महीन होती है। चलो इसका जो विशेषताएं हैं वो हम देख रहे हैं। इसकी जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी होने के कारण जल के सूख जाने से इसमें दरारें पड़ जाती है और चिकनी होने के कारण ये जल में सूख जाने के कारण दरारें पड़ जाती है। इसमें चूना, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस, जीवाश्म, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। पठारी ढालों पर यह कम उपजाऊ होता है। वहाँ इसमें गेहूं, कपास, गन्ना, केला, ज्वार, चावल, तंबाकू और अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, फल और सब्जियां आदि पैदा किए जाते हैं। और काली मिट्टी जहाँ पे, अब देखो यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है। यह कौन है? यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है। यह काली कपास मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब इसकी क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल और विवरण कहाँ तक है। इस मिट्टी का विस्तार जो मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तरी पश्चिम तमिलनाडु एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। इसका विस्तार हमने आपको समझाया। अब महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वहीं महाराष्ट्र के बगल में ही जो अरब सागरीय विस्फोट के कारण जो पठार बने थे, वहीं पे ये सब मिट्टी, काली मिट्टी पाए जाते हैं। अब नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में यह 60 मीटर से भी अधिक गहरी पाई जाती है। नर्मदा, तापी और गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में यह जो है 60 मीटर से भी अधिक गहरी पाई जाती है। तो चलिए हमने आपको यहाँ तक कवर कराया। आई होप ये आपको समझ में प्रॉपर वे में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देखा है वो 100% समझ जाएगा। तो आप प्लीज़ आप इसको पूरा देखें वीडियो को, किसी भी वीडियो को, किसी भी टीचर का वीडियो देखें तो आप पूरा देखें और अपना 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल कर डेली कुछ नया सीखने का प्रयत्न करें ताकि आपका दिन बेहतर हो सके। चलिए आज का लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि फिर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए अगली वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।